मैंने सुना है कि एट एज 25 यानी कि 25 साल की उम्र के बाद ही आपको एंटी एजिंग प्रोटोकॉल्स Correct. जानने चाहिए, जिसमें एक मेन चीज सनस्क्रीन यूज रहती है, Yes. दूसरी मेन चीज प्रोटीन इनटेक रहती है, तीसरी मेन चीज वही क्लीन डाइट जिसकी बात हमने करी पॉडकास्ट की शुरुआत में। करेक्ट हो से कि जब आपकी एज 25 से ज्यादा हो जाती है आपको एंटी एजिंग के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। यस बिल्कुल। और मैं तो बोलूँगी फ्रॉम टीनेज ईयर्स ओनली थोड़ा सन प्रोटेक्शन तो आप शुरू कीजिए, बट यस इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स यूज़ करना या रेटिनॉल यूज़ करना अपने रूटीन में, वो 25 के बाद ही आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि 25 के बाद जो कोलेजन ब्रेकडाउन होना शुरू होता है वो काफ़ी एविडेंट हो जाती है। उससे पहले यूज़ करना का कुछ खास मतलब नहीं बनता है, लेकिन हाँ 25 के बाद आप एटलीस्ट सुबह में एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम और रात को एक रेटिनॉल बेस्ड कुछ क्रीम और फिर सनस्क्रीन तो ऑफ कोर्स है ही, वो यूज करना आप रेगुलरली यूज करोगे तो डेफिनेटली आप ये एजिंग का प्रोसेस थोड़ा स्लो कर सकते हो। ओके, अभी 3 बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और फास्ट पेस सवाल पूछूंगा आपसे। पहला बहुत की सवाल है कॉर्पोरेट लाइफ के लिए या स्टूडेंट लाइफ के लिए, जिनकी अर्निंग्स जस्ट शुरू हुई है या शुरू हुई भी नहीं है। तो एक प्रैक्टिकल स्किन केयर रूटीन समझाइए 4 पॉइंट्स में। ओके, तो सुबह उठ के आप एक जेंटल क्लेंजर यूज कीजिए, उसके बाद एक मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, इतना भी आप करोगे। दिस आई एम सेइंग फॉर स्टूडेंट्स, फॉर यंगर पीपल हु आर लेस देन 25 इयर्स ऑफ एज, इतना भी आप करना। और रात को स्किन फिर से क्लीन करके एक मॉइस्चराइजर लगा के सोना, इतना भी आप करोगे, दैट्स इनफ। हाँ, इससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। 25 के बाद आप सुबह एक क्लेंजर यूज करना, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट सीरम लाइक विटामिन सी सीरम आप यूज कर सकते हो। अगर आपको डार्क स्पॉट्स है थोड़ा तो आप नाइसिनामाइड सीरम भी यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ एक मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, या अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है तो डायरेक्टली सनस्क्रीन भी आप यूज कर सकते हो। मॉर्निंग रूटीन इज डन। रात को फिर से चेहरा धो के आप एक रेटिनॉल क्रीम लगा सकते हो, उसके ऊपर एक मॉइस्चराइजर। इतना भी करोगे बहुत है आपके स्किन को मेंटेन रखने के लिए, इससे ज्यादा आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं। ओके, दूसरा सवाल, जो हमारे देश के सबसे अमीर लोग होते हैं वो अपने स्किन केयर रूटीन में क्या करते हैं? वो यूज़ करते हैं थोड़े से ग्रोथ फैक्टर्स, पेप्टाइड्स, ऐसे होते हैं सीरम्स जिसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो आपके स्किन के कोलेजन को थोड़ा सा रिजुविनेट करता है, वो भी डेफिनेटली यूज़ करते हैं। अलॉन्ग विथ ऑफ कोर्स गुड डाइट और बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट्स, जैसे कि स्किन बूस्टर इंजेक्शंस बहुत पॉपुलर है, स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर्स होती है जिसमें लेजर्स यूज़ करके हीट दे के हम कोलेजन स्टिमुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें भी होती है। तो वो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है स्किन में, तो ये ट्रीटमेंट्स भी डेफिनेटली लेते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस टू मेंटेन देयर स्किन। ओके, रफली स्पीकिंग डाइट के अलावा उनका मंथली खर्चा कितना होता है स्किन केयर में? आई वुड से 15 to 20,000 और बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल जाएगी। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट बेसिक स्किन केयर 20,000। उसके ऊपर अगर आप ट्रीटमेंट्स करोगे तो ट्रीटमेंट्स में आप जाओगे तो मिनिमम अनदर ऐड 15 to 20,000 एक्स्ट्रा है। 50,000 मैक्स हो सकता है इफ यू आर एन इंडल्जेंट पर्सन, इफ यू रियली वैल्यू द वे योर स्किन लुक्स। हाँ, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबको इतना खर्चा करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। और अच्छी बात ये है कि आजकल इतना अच्छा और इतना अफोर्डेबल चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, जिससे कि आप एकदम सस्ते में भी एक अच्छा स्किन केयर रूटीन बना सकते हो, थैंक्स टू सो मेनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स। एंड इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि जो कंज्यूमर है वो बेनिफिट कर रहा है इस सबसे, तो एकदम रीजनेबल प्राइस में भी आप एक प्रॉपर रूटीन बना सकते हो, तो वो तो आप कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप इंडल्ज करना चाहो तो स्काई इज द लिमिट। और तीसरा सवाल, जिनकी एज रफली 25 और 35 के बीच में, वो अक्सर एक एडवांस स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करते हैं। मैंने भी हाल ही में एक एडवांस स्किन केयर रूटीन स्टार्ट किया है। उसमें मैं एक रेटिनॉल यूज करता हूँ, एक हाइलुरोनिक एसिड यूज करता हूँ और एक एंटी एक्ने सीरम यूज करता हूँ हर रात। ठीक है, yeah, that's good. You can also after 30 years of age you can add in a peptide serum. पेप्टाइड सीरम, वो भी पेप्टाइड एक ह्यूमेक्टेंट होता है जो स्किन को मॉइस्चराइज करता है, वाटर को पुल करता है, उसके साथ साथ वो सिग्नल्स भी सेंड करता है डर्मिस में ताकि कोलेजन और ज़्यादा बने। तो पेप्टाइड भी आप ऐड कर सकते हो। और अगर आपको और ज़्यादा इंडल्जेंट होना है तो फिर एक एक्सफोलिएटिंग सीरम आप यूज़ कर सकते हो वंस इन अ वीक, ताकि सेल की टर्नओवर आप बढ़ा सको। उस नाइट फिर आप रेटिनॉल नहीं यूज़ करोगे, इतना भी करोगे तो अच्छा रहेगा। हम सुनते रहते कि डेड स्किन सेल्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो जो एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर मैंने जो बोला, एपिडर्मिस का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रैटम कॉर्नियम, तो वो डेड स्किन लेयर
होता है। तो वहाँ पे होते हैं केराटिनोसाइट्स, और जब बहुत ज़्यादा ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उससे थोड़ी सी डलनेस दिखने लगती है स्किन में। और जैसी हमारी उम्र बढ़ती जाती है, ये जो सेल टर्नओवर है, जो एपिडर्मिस का सबसे लोअर लेयर से सेल ऊपर ऊपर आती जाती है, वो जो साइकिल है ना, वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इसकी वजह से अगर आप एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो थोड़ा सा शेडिंग होती है और स्किन थोड़ी फ्रेश, थोड़ी यूथफुल लगने लगती है, क्योंकि वो डेड स्किन लेयर हटा देता है। तो जब डेड स्किन लेयर हटती है ना, तो तब भी कोलेजन स्टिमुलेशन भी होती है। डेड स्किन लेयर की वजह से पिंपल्स भी बढ़ सकते हैं? नहीं, डेड स्किन लेयर की वजह से आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई दिखने लगती है, डल दिखने लगती है। बट हाँ, तो एक दूसरा भी पार्ट है कि जो हेयर फॉलिकल के आसपास जो स्किन जमती है, जिसको बोलते हैं हाइपर कॉर्निफिकेशन, उसकी वजह से पिंपल ज़्यादा हो सकते हैं। तो हाँ, अगर आपके पिंपल एक्ने प्रोन स्किन है तो एक्सफोलिएट अगर आप वंस इन अ वीक करोगे तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ओके, आई थिंक आपने हाइपर पिगमेंटेशन को भी मेंशन किया था। आई थिंक ये भी भारतीय स्किन के साथ होता है, पर लोगों को पता नहीं कि ये भी एक प्रॉब्लम है। क्या होती है हाइपर पिगमेंटेशन? तो हाइपर पिगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है कि एकदम अम्ब्रेला टर्म है सारे चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, जहाँ पे मेलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है। डार्क स्पॉट्स? यस, तो डार्क स्पॉट्स होते हैं। तो इसका सबसे कॉमन कारण होता है मेलाज्मा, जो हमारे स्किन टाइप में देखा जाता है। फिर होता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब कि कोई भी आपके स्किन में कुछ भी चोट लगे उसके बाद जो काला दाग छोड़ता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। कुछ भी इन्फ्लेमेशन हुआ उसके बाद काला दाग छोड़ा, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। उसके साथ होते हैं एज स्पॉट्स, सन स्पॉट्स, वो भी देखने को मिलता है। तो जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, स्किन थोड़ा अनइवन दिखने लगता है, क्योंकि स्केल की टर्नओवर भी कम हो गई और ये स्पॉट्स भी थोड़े लंबे समय के लिए अपनी स्किन में रहने लगती है। डार्क स्पॉट्स इसी अम्ब्रेला टर्म में आ जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन। यस। ओके, नींबू का रस लगाने से कुछ नहीं होगा प्लीज ना? मत लगाइए, नींबू का रस बहुत ही खराब है। आई एम सो ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि किचन में जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो आपके स्किन में कोई हानिकारक नहीं होता है और इट विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स। प्लीज नींबू ना लगाए, वो एक्चुअली स्किन को और सेंसिटिव बना देता है टुवर्ड्स इफेक्ट ऑफ द सन। दिस नींबू सच ए कंटेंशियस टॉपिक। मुझे तो इतना वो गुस्सा आता है जब मैं नींबू के बारे में सोचती हूँ, जो स्किन में लगा रहे नींबू, और ये ऑरेंज के पील को क्रश करके अपनी स्किन में लगाना, और एप्पल साइडर विनेगर स्किन में लगाना। बिल्कुल भी ऐसा चीज़ ना करें, ये एसिडिक होते हैं, स्किन को और ज़्यादा इरिटेट करेगी। और नींबू तो फोटो सेंसिटाइजर होता है, मतलब स्किन में और ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है टुवर्ड्स इफेक्ट्स ऑफ द सन। तो अगर आपकी डार्क स्पॉट है तो वो और ख़राब करेगी, तो प्लीज़ नींबू नहीं लगाना। ओके, ये नींबू का लॉजिक आया कहाँ से? नींबू का लॉजिक आई थिंक, देखिए, जब भी आप थोड़ा सा स्किन को इरिटेट करते हो ना, तो वो इन्फ्लेमेशन भी होता है और एक्सफोलिएशन भी होती है। तो शायद उससे उनको लगा होगा कि थोड़ा ब्राइटनिंग इफेक्ट भी आ रही है नींबू लगाने से, लेकिन वो ब्राइटनिंग इफेक्ट से ज़्यादा ये जो साइड इफेक्ट है और जो इरिटेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो नींबू लोग इसलिए लगाते हैं, उनको लगता है कि उससे थोड़ी सी ब्लीचिंग जैसी आती है और थोड़ा ब्राइट होता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम लोगों में उसकी अच्छी चीज़ें और अच्छा इफेक्ट दिखता है, और मोस्ट लोगों में तो खराबी मैंने देखा है। तो प्लीज, नींबू ऑन द स्किन इज अ बैड आइडिया। ये जब मैं कॉलेज में था बहुत लोग करते थे, बहुतों को पिंपल्स का प्रॉब्लम था। एक्टिव पिंपल्स पे भी लगाते थे, इन टर्म्स ऑफ वो बोलते कि बैक्टीरिया मर जाता है नींबू के। हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली वो एसिड की वजह से वो थोड़ा सा इरिटेट होके स्किन में थोड़ा एक्सफोलिएशन करके एक्ने को कम करने की कोशिश करे, लेकिन बिल्कुल ना करे। वो एक्चुअली उससे जो डार्क स्पॉट छूटता है एक्ने में, वो और ज्यादा लंबे रहता है। ओके, इसी डार्क स्पॉट से लोग डरते हैं अक्सर, क्योंकि डार्क स्पॉट्स कभी कभी ना 2-3 महीने के लिए रहते हैं। गर्ल्स मेकअप यूज कर लेते हैं, बॉयज मोस्टली मेकअप यूज नहीं करते। तो डार्क स्पॉट्स को झट से निकालने के लिए एक एमडी डॉक्टर की एडवाइस क्या है? तो ऐसे कुछ सीरम्स यूज़ कर सकते हो आप, जिसमें हो कोजिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन, उससे भी डार्क स्पॉट्स थोड़े लाइट हो जाएंगे। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सनस्क्रीन में आप ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स भी देख सकते हो, जैसे कि नाइसिनामाइड, जो हेल्प करता है डार्क स्पॉट्स को लाइट करने में। तो हाँ, डेफिनेटली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप डार्क स्पॉट से फाइट कर रहे हो तो, क्योंकि जितना आप धूप से बचोगे और सनस्क्रीन लगाओगे, और सिर्फ सनस्क्रीन लगाना नहीं, सन प्रोटेक्शन सीकिंग बिहेवियर, जैसे कि छाता लेके चलना, 11 to 3 के बीच में सन अवॉइड करना, वो सब भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सन प्रोटेक्शन का। तो ये करोगे तो डेफिनेटली आपका डार्क स्पॉट जल्दी हील हो जाएंगे, और जो एक्ने है वो डार्क स्पॉट्स इतना लंबा टाइम के लिए छोड़ेगा भी नहीं। तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि सनस्क्रीन भी यूज करना चाहिए, सीरम भी यूज करना चाहिए। देखो, मैं प्लांट प्रोटीन लेता हूँ, उसके अंदर आ जाता है क्रिएटिन कभी कभी।
क्रिएटिन बेस्ड प्लांट प्रोटीन सॉल्व माय प्रॉब्लम, फिर क्रिएटिन अलग से नहीं लेना। उसी पर्सपेक्टिव से सनस्क्रीन में इनबिल्ट चीज़ें भी आ सकती है। हाँ बिल्कुल, तो आजकल जो मार्केट में सनस्क्रीन होते हैं उसमें नाइसिनामाइड भी होता है, तो वो हेल्प करती है डार्क स्पॉट को लाइट करने में। तो सन प्रोटेक्शन तो है ही, उसके साथ साथ डार्क स्पॉट भी आपका फाइट कर रहा है। तो डेफिनेटली सनस्क्रीन्स विद दीज इंग्रेडिएंट्स आप चूज़ कर सकते हो अगर आपको डार्क स्पॉट जल्दी से कम करना है तो। मेरे ख्याल से वो लैक्मे वाला सनस्क्रीन इट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। यस, तो जो आपने बोला था कि लैक्मे सनस्क्रीन डेफिनेटली उसमें भी होता है नाइसिनामाइड। सो यस, दैट इज अ गुड चॉइस इफ यू आर लुकिंग टू फाइट डार्क स्पॉट्स, क्योंकि दैट एडेड नाइसिनामाइड इंग्रेडिएंट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग डार्क स्पॉट्स फास्टर। ओके, साइंस क्या होता है डार्क स्पॉट के रिडक्शन का? तो देखिए, डार्क स्पॉट पहले क्यों होती है? एक तो होती है कि मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी होती है मेलेनिन की डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से आपको डार्क स्पॉट दिखते हैं। तो रिड्यूस करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो आपने सेल टर्नओवर को बढ़ाया, तो डेड स्किन है उसको जल्दी जल्दी हटाया ताकि डार्क स्पॉट जल्दी जल्दी निकल गए। फिर दूसरा होता है कि जो मेलेनिन की प्रोडक्शन को ही कम किया, तो ऐसे कुछ टायरोसिनेज इनहिबिटर्स जो हम बोलते हैं, जो एंजाइम को कम करता है जो मेलेनिन प्रोड्यूस करता है, तो मेलेनिन प्रोडक्शन कम कर दी। फिर होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन को कम किया, तो मेलेनिन बन रहा है लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रही है, तो उसमें होता है ये नाइसिनामाइड जैसा इंग्रेडिएंट जो डिस्ट्रीब्यूशन को कम करती है। तो ये 3 चीज़ों से हम आपके डार्क स्पॉट को कम कर सकते हैं। ओके, any other tips on sun protection? हाँ, तो other than using sunscreen and seeking sun protection behavior, also you can take oral antioxidants. वो भी हेल्पफुल है, स्पेशली अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हो बीच वेकेशन या हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैकिंग जा रहे हो, तो टेकिंग विटामिन सी टैबलेट्स और इवन एस्टाजेंथिन, ये सब का इंटेक से भी जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो भी आपके स्किन में मेलेनिन की प्रोडक्शन को कम करता है, सन से होने वाली स्किन में डैमेज है उसको भी कम करती है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स कैन टेक। ये आपकी बॉडी में क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स? तो जब भी स्किन बॉडी में कुछ भी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स जो है वो सेल्स को हार्म कर सकती है, डैमेज करती है। यानी कि ये बॉडी की गंद होती है। यस, लाइक जैसे आपने बोला गर्मी होती है मान के चलो, तो दोस फ्री रेडिकल्स कॉज डैमेज टू द सेल्स, बॉडी के अंदर का पोल्यूशन। हाँ, सिंपली पुट। तो उसमें अगर आप एंटीऑक्सीडेंट डालोगे तो इट्स लाइक अ स्कैवेंजर, जो फ्री रेडिकल्स की इल इफेक्ट है उसको नलीफाई करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली फ्री रेडिकल की जो डैमेज है उसको कम करता है। मैंने सुना है कि लॉन्ग टर्म में ये फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से कैंसर भी हो सकता है। यस, तो देखिए, फ्री रेडिकल कंटिन्यूअसली चलता रहे तो यस, इन्फ्लेमेशन होती है, एजिंग के भी चेंजेस आते हैं। यस, तो उससे सेल्स में बहुत सारे अदर इम्पैक्ट आ सकते हैं विच वी डोंट वांट।